सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने लेखिका रजिया सज्जाद जहीर जी द्वारा रचित नमक नामक कहानी का कुछ भाग पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे, आप सब ध्यान से देखें। तो देखें, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही चलते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? क्या कहने लगी सफिया अपने भाई को कि अरे भाई, तुम बार बार कानून कानून की बात उठा रहे हो, क्या सब कानून सरकार के ही, सत्ता के ही चलते हैं? कुछ कानून है मोहब्बत, प्रेम, मुरव्वत, उदारता या इंसानियत, आदमियत भी इंसानियत होती है और इंसानियत के नहीं होते क्या? कहा कुछ तो कानून है इंसानियत और उदारता के भी होते होंगे। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं। कहा कि कस्टम वाले भी कोई और प्राणी दूसरे लोग से आए हुए तो नहीं है, वो भी इंसान ही है, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं। कौन कहता है? सफिया का भाई, कि हाँ वे मशीन नहीं होते, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वे शायर भी नहीं होते, यानी वे साहित्यकार भी नहीं है। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। कहा कि उनको अपना फर्ज निभाना है। उनका फर्ज है कि सीमा पर जो कोई आए उसकी तलाशी लेना, तो वो अपना फर्ज पूरा करेंगे। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूं कि वह ड्यूटी नहीं करें? कि मैंने कब कहा कि वो कस्टम वाले अपनी ड्यूटी पूरी ना करें? करें, शौक से करें। एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। एक तोहफा ले रखा है मैंने, वह भी थोड़े से पैसों का है। शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं ले जा रही हूं, समग्र की हुई चीज नहीं है, यानी तस्करी की चीज नहीं ले रही मैं, 2 नंबर की चीज नहीं ले जा रही हूं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है, किसी काले धंधे का माल भी नहीं है ये। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी। अदीब होता है साहित्यकार। भाई क्या कहता है कि आपसे बहस कौन करे, कौन डिबेट करे आपसे? आप तो साहित्यकार हैं और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा हुआ होता है, और जितने भी साहित्यकार होते हैं उनके दिमाग में कुछ न कुछ फर्क अवश्य होता है। वैसे मैं आपको बतला देता हूं कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। क्या कहा? कहा कि मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं कि आप ये नमक नहीं ले जा पाएंगी, बल्कि हम सबकी इसमें बदनामी अवश्य हो जाएगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानते हैं? कहा कि आप कस्टम वालों को बिल्कुल भी नहीं जानते। कितना जानते हैं? यह कहने का भाव क्या है कि आप कस्टम वालों को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। कितने खतरनाक होते हैं कस्टम वाले। उसने गुस्से से जवाब दिया। किसने? सफिया ने। कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। कहा कि कस्टम वालों को जाने या न जाने, लेकिन हम इंसानों को जानते हैं, इंसानियत को समझते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह, यानी हम साहित्यकारों की तरह हुआ होता, तो यह दुनिया कुछ बेहतर जगह हो जाती, यानी कुछ बेहतर हो जाती, बढ़िया हो जाती। भैया क्या कहने लगी कि भाई, अगर सभी का दिमाग हम साहित्यकारों की तरह होता ना, तो इस दुनिया का रंग ढंग कुछ और ही होता। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इतना गुस्सा आ गया था कि आंखों से आंसू टपकने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज, यानी अगले दिन 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था, यानी ये लाहौर से हिंदुस्तान में आना था।
सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात ही को करनी थी। यानी सारा जितना भी सामान था उस सारे सामान की पैकिंग रात में ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। यानी बिस्तरे में बांध लिया और सूटकेस के अंदर डाल लिया। सिर्फ दो चीजें रह गई। कौन कौन सी रही? एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे, किन्नू संतरे की तरह होते हैं, और एक दोस्त का तोहफा। सफिया के दोस्त ने तोहफा दिया था क्या? संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। संतरे और माल्टे, इन दो वैरायटियों को मिलाकर के पैदा किया गया फल था। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक कोमल। और दूसरी चीज थी, क्या थी दूसरी चीज? वह नमक की पुड़िया जो बादामी रंग के कागज में थी। यानी जो बादामी रंग के कागज से बनी हुई थी, जिसमें क्या था? लाहौरी नमक। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। यानी जहां दिल से काम कर रही थी वो अब धीरे धीरे दिमाग से, बुद्धि से काम लेने लगी थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? क्या सोच रही थी कि मुझे नमक की पुड़िया तो अवश्य ले जानी है, लेकिन ले जाऊंगी कैसे? ये विचार करने लगी, दिमाग लगाने लगी। अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें तो क्या हो? ऐसे विचार करने लगी। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया, मतलब विचार कर रही है कि अगर इसको हाथ में ले लूं और कस्टम वालों के सामने ही रख दूं तो फिर अपने आप ही सोचती है अगर उन्होंने इसको नहीं ले जाने दिया तो क्या होगा? तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। अगर नहीं ले जाने दिया फिर तो मजबूरी है, लाचारी हो जाएगी, बेबसी हो जाएगी, फिर छोड़ देंगे इसको। ऐसे विचार कर रही है सफिया। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी मां से किया था? कहा अगर छोड़ देंगे तो फिर मैं जो वायदा करके आई हूं अपनी मां से, यानी उस सिख बीबी से, तो उसका क्या होगा? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने? सैयद का मतलब पीर, यानी दूसरे की मुरादें पूरी करने वाले कह सकते हैं। फिर जब पीर हैं हम, दूसरे की पीड़ा दूर करने वाले हैं, दूसरे की मुरादें पूरी करने वाले हैं, तो फिर उस वायदा करके झुठलाने का क्या मतलब है? मायना होता है मतलब। जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, लेकिन कैसे करेंगे? मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? अपने आप विचार कर रही, विचार बना रही है, सोच रही है। अगर इसको किनुओं की टोकरी में रख लिया जाए बिल्कुल नीचे, तो इतने किनुओं को उठा करके कौन देखेगा? और अगर देख लिया तो क्या होगा? नहीं नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। जब मैं हिंदुस्तान से लाहौर आ रही थी उस समय भी लोग फल लेकर के आ रहे थे, लेकिन फलों की टोकरियां कोई नहीं देख रहा था। इस तरह से विचार कर रही है। उधर से केले, किधर से? भारत से, और इधर से लाहौर से किन्नू सभी ला रहे थे, क्योंकि केले की पैदाइश सबसे ज्यादा भारत में होती है और किन्नू पाकिस्तान में होते होंगे। तो इसलिए कहा कि उस समय भी हिंदुस्तान से केलों की टोकरी लेकर के आ रहे थे लोग और इधर से किन्नू लेकर के जा रहे थे। तो कहा उनको भी किसी ने नहीं देखा था, उनकी भी चेकिंग किसी ने नहीं की थी। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। कहा यही ठीक है, मैं इस पुड़िया को, नमक की जो ये पुड़िया है, इसको किनुओं की टोकरी में बिल्कुल नीचे तय में रख करके ले जाती हूँ, और फिर कोई देखेगा तो देख लेंगे, क्या होगा देखा जाएगा। उसने किनु कालीन पर उलट दिए। पहले टोकरी में किनु डाल रखे थे, उनको
चटाई पर कह सकते हैं या मैट पर कह सकते हैं उलट दिया, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी, बिल्कुल तली में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो, यानी दफना दिया हो। ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से कब्र खोद करके जमीन को खोद करके और मुर्दे को दफनाया जाता है, तो सफिया को भी यही महसूस हुआ जब उसने उस पुड़िया को उन किन्नियों की टोकरी में बिल्कुल तली में रखा। तब कुछ देर उकड़ू बैठी, पंजों के बल बैठ गई। वह पुड़िया को तकती रही, देखती रही, तकना होता देखना, और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर, रान क्या होता है, जांग, दोनों पैरों के बीच की जगह रान कहलाती है, यानी जांग को चीरकर हीरा छिपा लेता था। यानी जो अम्मा से कहानी सुनती थी जिसमें एक शहजादा होता था जो क्या करता था, हीरा छुपाने के लिए अपनी जान को चीर लेता था और उसमें छुपाता था। और देवों, खौफनाक भूतों यानी खतरनाक जो भूत होते हैं तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। सरहद क्या होती है, सीमाएं। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती, इस जमाने में ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई इलाज नहीं हो सकता। तरकीब क्या होता है, उपाय, ढंग, तरीका नहीं हो सकता, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरना होता है यानी दुख भरी लंबी सांस, कष्टदायक लंबी सांस ली, क्योंकि उसे उसके बारे में, उस नमक की पुड़िया को सोच करके काफी दुख हो रहा था। अगर नहीं ले जा पाई तो फिर क्या होगा, मैं जो वायदा करके आई हूं माता जी से उसका क्या होगा। इस तरह से वो दुखी हो गई थी और दुखी होकर के उसने एक लंबी सांस ली। फिर वह किन्नुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आस पास और फिर ऊपर। पहले पुड़िया के चारों तरफ रखा, फिर ऊपर रख दिया, यहां तक कि वह बिल्कुल छिप गई। क्या छिप गई, वो नमक की पुड़िया। आश्वस्त होकर के जब उसे विश्वास हो गया तो उसने हाथ झाड़े सूटकेस पलंग के नीचे सरका दिया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रख ली, जिस तरफ सिर होता है सिरहाना वो होता है, और लेट कर दोहर ओढ़ ली। दोहर क्या होता है, एक डबल चादर कह सकते हैं, यानी ऐसी चादर जो दो मिलाकर के सिली गई हो। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा ठंडी खिड़की की जाली से आ रही थी। कितना टाइम हुआ था रात का, 1:30 बजा था। और मार्च की यानी फागुन का महीना लगभग होता है, तो उसमें वसंत ऋतु कह सकते हैं। वसंत की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो खिड़की से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी, बिल्कुल स्वच्छ चांदनी थी और ठंडी चांदनी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरखत क्या होता है, पेड़, चंपा का पेड़। सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था, यानी परछाई डाल रहा था। अक्स क्या होता है, परछाई। जो चंपा का पेड़ था वो सामने की दीवार पर अपनी परछाई डाल रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। सफिया बताते हैं कि रात के समय में पाकिस्तान का क्या नजारा होता था, उसके बारे में बताया है, क्या दृश्य होता। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट सुनाई देती, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज आ रही होती, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। चौकीदार की सीटी सुनाई देती और फिर
सन्नाटा छा जाता, चुप्पी छा जाती। यह पाकिस्तान था। कहा कि यह पाकिस्तान का नजारा था। यहां उसके 3 सगे भाई थे। पाकिस्तान में सफिया के 3 सगे भाई थे। बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे और ऐसे दोस्त थे जो सफिया को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, चाहते थे। बाप की कब्र भी थी वहां, यानी उसके बाप को भी वहीं पर कब्र खोद करके दफनाया हुआ था। नन्हे नन्हे भतीजे भतीजा थी। भतीजे भतीजा यानी भाई के पुत्र पुत्री, जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते। किससे? सफिया से। जो बड़ी मासूमियत से मतलब भोलेपन से उस सफिया से पूछते। क्या कहते? फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं? कि आप पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हैं, जहां पर हम, ऐसी जगह पर आप रह रहे हैं जहां हम लोग नहीं आ सकते। कहा कि आप पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान में क्यों चली गई, जहां पर हमारा आना मना है, यानी जहां पर हम नहीं आ सकते। उन सब के और सफिया के बीच में, उन बच्चों और सफिया के बीच में एक सरहद थी। सरहद क्या होता है? सीमा। और वह बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला, नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। और वो सीमा किससे बनाई गई थी? एक नुकीली लोहे की छड़ों से जंगला, जाला बनाया गया था, जिसको कस्टम कहा जाता था। जहां पर सीमा होती, भारत और पाकिस्तान की सीमा थी, वहां एक जाला बनाया गया था जिसमें लोहे की नोकदार छड़ें लगाई गई थी। वहां पर सीमा शुल्क लिया जाता था, कह सकते हैं, या चेकिंग होती थी। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का भाग अगली कक्षा में पढ़ा जाएगा। आपने इसको जितना पढ़ाया है दोबारा से पढ़ना है ध्यानपूर्वक और समझना है। धन्यवाद।